गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि सीटेट के प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है उसके तहत हम यूनिट 2 कर रहे थे। तो यूनिट 2 के तहत जो 7वां लेक्चर था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाला पार्ट था, उसके तहत हमने देखा कि हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बालक के विकास के लिए क्या क्या उसके लक्षण हैं, माता पिता से कौन से लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, उसकी क्या क्या दशाएं हैं और उसका वातावरण से क्या इंटरलिंकिंग है, इन सब के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से देखा था, जिसको आपने एंजॉय किया होगा। उसी श्रृंखला में इसका दूसरा जो पार्ट्स है उसको बताने जा रहे हैं, जिसके तहत मुख्य कई बिंदु आएंगे जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यानी आप दोनों पार्ट को और क्लब करके एक साथ पढ़ेंगे तो लगभग आपको सीटेट के पेपर 1 में और पेपर 2 में जो कि 3 से 4 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, मतलब मिला के पेपर 1 और पेपर 2, तो उसमें आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि लेक्चर 8 जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसी को हम एक तरीके से हेरिडिटी इन्वायरमेंट वाले पार्ट को पार्ट 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब पार्ट 2 के अंतर्गत इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मतलब वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया कैसे, यानी याद रखिएगा कि सही तरीके से किसी भी व्यक्ति के विकास में जो है वातावरण और उसकी वंशानुक्रम किस तरीके से रोल अदा करते हैं, ये सही तरीके से निर्धारित अब तक जो है नहीं हो सका है, क्योंकि बहुत तरीके के समाजशास्त्रियों का अपना अलग अलग व्यू है। कुछ अपना वंशानुक्रम वाले गुण को ही अधिक प्रायोरिटी देते हैं, मतलब प्राथमिकता देते हैं, और कुछ जो है वातावरण वाले कंडीशंस को प्रायोरिटी देते हैं। यानी अलग अलग समाजशास्त्रियों का अलग अलग व्यू है। उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर मॉडल हमने बनाया है। वो क्या है, इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी है और ह्यूमन बिहेवियर। यानी याद रखिएगा कि किसी भी मनुष्य की जो विकासात्मक अवस्था है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके वातावरण पे और साथ ही साथ उसके हेरिडिटी पे, यानी उसके वंशानुक्रम के गुणों को, यानी दोनों गुणों को एक समुच्चय के रूप में अगर हम देखें, सेट के रूप में देखें, तो दोनों गुणों को जब जोड़ते हैं तो एक मनुष्य के जो है ह्यूमन बिहेवियर में एक सामान्य प्रतिफल देखने को आपको मिलता है। ठीक, तो अब ये जो क्रियाएं जो होती हैं ये मुख्यतः कैसे काम करती हैं इसी को हम देखेंगे। ठीक, तो इस क्रम में आप देखोगे, याद रखिएगा कि वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है। यानी वंशानुक्रम जो होता है वो क्या देता है, क्षमताएं देता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या देता है, अवसर प्रदान करता है। तो इस दोनों पार्ट्स पे सीटेट ने प्रीवियसली कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि हेरिडिटी क्या जो है प्रोवाइड करता है, वो होता है क्षमताएं, और दूसरा जो इन्वायरमेंट क्या देता है वो होता है अवसर। यानी इन दोनों चीज़ों को, क्षमताओं और अवसर को जब आप समग्र रूप से जोड़ करके देखोगे कि किस तरीके से जो है वंशानुक्रम और किस तरीके से वातावरण एक साथ मिल करके अंतःक्रिया करके ह्यूमन बिहेवियर को, यानी मानव व्यवहार को और उत्तम लेवल पे पहुंचाती हैं या बनाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और याद रखिएगा कि बिल्कुल इसको वैसे ही एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे आप एक सीड लो, मतलब एक तरीके से बीज लो, और उसको अगर जो अर्थ के अंदर, या सिंपली हम कहें कि सीड ले लिया, मान लो सीड कुछ इस तरीके का है, ऐसे ऐसे है, और उसको आपने क्या किया, जमीन में गाड़ दिया। ठीक, लेकिन इस सीड के ग्रो होने की क्या क्या कंडीशंस होंगी, इस सीड के वे लक्षण जो इसके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है वो, या इसके वातावरण जो है उसके आसपास की जो मिल रही है कि किस तरीके की भूमि है, किस तरीके की पर्यावरणीय दशाएं हैं कि उसको पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में उसको पानी मिल रहा है, हाँ उसको जो है और जो दशाएं, मौसमी दशाएं वो मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। तो इन दोनों से निर्धारण ये होता है कि इस सीड के डेवलपमेंट के लिए दोनों दशाएं बहुत जरूरी हैं। यानी इस सीड के अंदर जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसके जो आनुवंशिकी गुण हैं जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें देखने को मिल रही हैं या आएंगी या अगली जनरेशन तक जाएंगी, तो वो चीज़ें, और दूसरी चीज़ें क्या है कि वातावरणीय दशाएं कि जिसके तहत कि किस तरीके की भूमि है, किस तरीके का वहाँ का कंडीशंस है, किस तरीके के जो है वहाँ पे
प्रॉपर मात्रा में पानी, खनिज, लवण, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तब जाके दोनों को समग्र रूप से जोड़ेंगे, तब जाके एक सीड का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। उसी तरीके से मानव व्यवहार का भी डेवलपमेंट इसी तरीके से है कि प्रॉपर अवसर और क्षमताओं का जब सम्मिलन होगा, तब जाकर के ह्यूमन बिहेवियर की सही तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। यानी एक सकारात्मक बिहेवियर तभी देखने को मिलेगा कि जब दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक करेंगी, और जब इन दोनों में अगर टकराव होगा, विरोधाभास होगा, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार में उतने ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाएंगे देखने को, जिससे कि मतलब एक समाज का प्रॉपर उन्नयन हो सके। ठीक, उस क्रम में आप देखोगे दोस्तों कि जो है इस हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम के क्रम को सुधारने के लिए जो है दो तीन तरीके के मेथड्स दिए गए। पहला था यूजेनिक्स और दूसरा था यूथेनिक्स। यूजेनिक्स के तहत क्या था, सुजनन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी सुधार। ठीक, पीढ़ी सुधार का क्या था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे कौन से परिवर्तन किए जाए कि लगातार उसमें आपको जो है सुधार देखने को मिले। तो इस पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया, इस पे तमाम तरीके के कार्य किए। ठीक, अब फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने क्या किया कि देखा कि किस तरीके से पीढ़ियों के तहत क्या परिवर्तन किया जाए, व्यवहार के तहत क्या परिवर्तन किया जाए। तो उसने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को हम बताते हैं दोस्तों। वो थ्योरी क्या थी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सुजनन विज्ञान। ठीक, तो याद रखिएगा, सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल को सुधारा जा सके। यानी मानव जाति की नस्ल को सुधारने के लिए वो कौन कौन से मेजर्स लेंगे, उस पर ज़्यादातर स्टडी जो किया था वो किसने था, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसको आपको प्रॉपरली स्टडी करना होगा। दूसरी जो चीज़ें हैं आप इसमें देखोगे कि समय समय पे काफ़ी इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रांसिस गाल्टन ने एक और कौन सी चीज़ें इसमें देखा, तो इसके लिए याद रखिएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें स्थानांतरित हो रही हैं, तो उसके लिए क्या है, जीन रिस्पॉन्सिबल हैं और जीन की कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल्स हैं। ठीक, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे वो जाएंगी। तो इस क्रम में याद रखिए कि सबसे पहले कुछ बातों पर ध्यान देना होगा कि केस स्टडी, यानी एक परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी केस को स्टडी किया जाए कि उसमें किस तरीके के गुण जो है अच्छे गुण थे और किस तरीके के गुण जो बुरे गुण थे, तो इन दोनों का अंतर किया जाए। और उसी अंतर के आधार पे क्या है कि उसमें कुछ निगेटिव मेजर्स देखे जाएं और कुछ पॉजिटिव मेजर्स देखे जाएं। तो पहले हम जो है निगेटिव मेजर्स को देखेंगे, नकारात्मक सुधार कौन से किए जाएं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो है, पहला है वैवाहिक प्रतिबंध। वैवाहिक प्रतिबंध को कैसे आप देखोगे दोस्तों, वैवाहिक प्रतिबंध में याद रखिए कि समाज में मूर्ख, पतित, वंशानुगत रोगों से ग्रस्त लोग जो हैं उनके विवाह पे प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि क्या कि घटिया जो एक तरीके से जीन है वो समाज में प्रसारित ना हो, और इस तरीके से जो है क्या होगा कि अच्छे वंशागत गुण वाले लक्षण समाज में देखने को मिलेंगे और घटिया नस्ल को वहीं पर रोक दिया जाए तो ये जो है वहीं पे वो चीज़ें रुक जाएंगी। और ऐसा आप अपने पास्ट में देख चुके हो, जैसा कि अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जैसा कि मैंने स्पार्टा और एथेंस का एग्जाम्पल लिया था। दूसरे पार्ट में देखोगे पृथक्करण, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन किसे कहेंगे दोस्तों, याद रखिए कि मंदबुद्धि, पतित और वंशानुगत रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को क्या किया जाए, अलग रखा जाए। यानी उनको सामान्य जनता से उनका मेल मिलाप न किया जाए, उनको संतानोत्पत्ति के अवसर न दिए जाएं। इससे क्या होगा कि जो है एक तरीके से नस्ल सुधार होगा, पीढ़ी सुधार होगा। तीसरा जो अगर हम पार्ट देखें, संतति नियंत्रण की हम बात करें दोस्तों। संतति नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि निम्न स्तर के जो क्या है कि निम्न स्तर के जो वंश के लक्षण वाले व्यक्ति जो है उनको क्या करना चाहिए, संतति नियंत्रण के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जो उच्च अनुवांशिकी गुणों वाले लक्षण वाले जो व्यक्ति हैं उनको संतानोत्पत्ति करने के लिए प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि समाज को अच्छे लक्षण वाले जो है, अच्छे गुणों वाले जो है आपको नस्ल देखने को मिलेगी और इससे समाज में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक, तीसरा जो होता है सहगोत्री विवाह पे नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ कंजेंशियस मैरिज। मतलब एक तरीके से जैसे आपने अपने ही घरों में देखा होगा कि दो तरीके, जैसे गोत्रा सिस्टम पे बहुत ज़्यादा मतलब बल दिया जाता है कि किस गोत्र के जो है
लोग मौजूद हैं जिसमें आपस में जो शादियां होंगी, तो इसके लिए संगोत्री विवाहों पे भी नियंत्रण होना चाहिए। यानी अगर जो एक ही रूट के जो शादियां होंगे तो उसमें डिजीजेज होने की चांसेस ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए क्या होता है कि एक जो गोत्र हैं उनमें शादियों पर नियंत्रण करने के लिए भी फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत ज़्यादा रोल अपना अदा किया था। तीसरी चीज़ क्या है, देशांतरण पर नियंत्रण। देशांतरण पर नियंत्रण का मतलब क्या है दोस्तों कि जो मंदबुद्धि या कुछ इस तरीके की जो विकृति वाले लोग हैं, अगर समाज में एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और वहाँ पे और उनको संतानोत्पत्ति करने का अवसर प्राप्त होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि नस्ल जो होगी वो खराब होगी, और उसलिए उन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी फ्रांसिस गाल्टन ने अपना जो है थ्योरी दी थी। ठीक, तो ओवरऑल आपने लगभग 5 पार्ट में देखा कि वैवाहिक प्रतिबंध, पृथक्करण, संतति नियंत्रण, सह गोत्री विवाह पर नियंत्रण और देशांतरण पर नियंत्रण, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसके निषेधात्मक या नकारात्मक सुधार के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब हम इसके पॉजिटिव वाले पार्ट पे यानी पॉजिटिव सुधार कौन कौन से होने चाहिए उस पर देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों इसी क्रम में आप देखेंगे कि अगला जो पार्ट है इसका वह है सकारात्मक विधियाँ, किसके, जो है यूजेनिक्स के। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे सकारात्मक विधियों में, पॉजिटिव मेजर्स में, इसमें 4 जो है आपके पार्ट्स दिए गए हैं और इन्हीं पार्ट्स को आपको पढ़ना है। पहला जो पार्ट्स है वो क्या है, जीवन साथी का उत्कृष्ट सुधार। ठीक, यानी इसको इंग्लिश में देखेंगे कि बेटर सिलेक्शन ऑफ मेट। दूसरा क्या है, उत्तम जर्म प्लाज्म का अधिक उपयोग, इसका इंग्लिश में है बेस्ट यूज ऑफ गुड जर्म प्लाज्म। जननिक चयन इन यूटिलिजेनेसिस या जर्मिनल चॉइस और यूटिलिजेनेसिस। और चौथा है चिकित्सीय उपाय या मेडिकल मेजर्स। याद रखिएगा दोस्तों कि हिंदी वाले पार्ट्स के साथ साथ इंग्लिश वाले पार्ट्स को भी आप थोड़ा देखते रहें, मतलब उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो है। क्यों? क्योंकि कई बार सीटेट के पेपर में जो होता है कि हिंदी में बहुत टेढ़े शब्द में लिखा होता है, तो उसको इंग्लिश वाले शब्द से आप देख करके और आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक, तो पहले वाले पार्ट्स की तरफ चलते हैं, जीवन साथी का उत्कृष्ट सुधार। याद रखिएगा दोस्तों कि जीवन साथी का उत्कृष्ट सुधार, उत्कृष्ट जो है, हाँ तो दोस्तों अब इसी क्रम में आप देखोगे कि अगला जो पार्ट्स है इसका कौन सा है, वो पार्ट्स है सकारात्मक विधियों के अंतर्गत ही। वो कौन सा पार्ट है, पहला आवास तथा पोषण, रेजिडेंस एंड न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि जो भी बच्चे हैं जिनका मतलब IQ लेवल काफ़ी हाई है, आप देख सकते हो कि उनके लिए रेजिडेंस और न्यूट्रिशन, मतलब उनको ऐसा आवास उपलब्ध कराई जाए जिसमें पर्याप्त रोशनी हो, ठीक है, तमाम हवा के मतलब हवादार हो, ठीक, और उनके न्यूट्रिशन की एक उत्तम व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से क्या हो कि उनका शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे हो। जब शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होगा। ठीक, दूसरे लेवल पे आप देखोगे कि प्रतिभा का उपयोग, यूज ऑफ टैलेंट, मतलब अगर जो ये सभी चीज़ें अगर बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती हैं तो उसमें सृजनात्मकता बढ़ेगी, और साथ में क्या होगा कि उसका जो प्रतिभा जो होगा, उसके जो टैलेंट जो होगी, उसका लाभ समाज को और देश को बहुत अच्छे लेवल से मिल सकेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को समाज में उच्च स्थान मिलना चाहिए। ठीक, उसके बाद से शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता। अब वंशानुक्रम हो गया और वातावरण, दोनों को क्या उसकी महत्ता, क्या इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को अगर जो हम एक तरीके से देखें तो याद रखिए कि शैक्षणिक दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि ये जो है बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। याद रखिएगा कि जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है या टीचिंग की मेथड्स होती है, उसमें ये जो है मेंशन करना चाहिए कि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, ना कि टीचर सेंटर हो, और चाइल्ड के जो है जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही शिक्षा दी जाए। ठीक, उसके बाद से आप देखोगे कि अभिभावक हो गए, मतलब जितने गार्जियंस हो गए, और उसके साथ साथ जो है अध्यापक हो गए, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो हैं, मतलब प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, उनमें क्या हो, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, और इस बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए वो तरह तरह के जो टीचिंग मैनुअल्स में बदलाव करें, तरह तरह के जो है टीचिंग एड्स में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में, शिक्षकों के चुनाव में, समाज के सोच के दायरे में। ठीक है, इन सभी चीज़ों में क्या समय समय परिवर्तित करें जिसके माध्यम से समाज को एक बेहतर जो है आउटकम मिल पाए। ठीक, तो ये सभी चीज़ें भी जरूरी हैं। उसके बाद से आप देखोगे
कि बालकों के शारीरिक, मानसिक और अन्य क्षमताओं का विकास के लिए बहुत भिन्नताएं होती हैं, यानी हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। तो उसके एक्चुअल टैलेंट को पहचान करना क्या होता है, इस समाज की भी जिम्मेदारी होती है, टीचर की भी जिम्मेदारी होती है, परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चा आर्ट्स में बहुत तेज है, यानी कला बनाता है, तो कला के लिए उसको प्रेरित की जाए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको साइंटिफिक वाले चीज़ों में ले जाया जाए, ठीक है। अगर बच्चे का क्या है कि चीज़ें क्राफ्ट में बनाने में है या कोई और चीज़ में, किसी का तैराकी में हो सकता है, किसी का खेलकूद में हो सकता है, तो उसको एक्चुअल टैलेंट को पहचान करके उसके जो है उस तरीके की वातावरण को उपलब्ध कराया जाए और उसी में उसके डेवलपमेंट के जो है रास्ते तलाश किए जाएं, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास बहुत तेजी से होगा, ठीक। ये भी एक क्या होता है कि वंशानुक्रम और वातावरण की जो है महत्ता को स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि हर एक बच्चे के एक्चुअल टैलेंट को पहचाना जाए, क्योंकि कोई बच्चा बहुत तेज होगा और कोई बच्चा थोड़ा सा डल होगा, तो कुशाग्र बच्चे और डल बच्चे, इन दोनों की अपनी एक अलग नीड्स होगी, इनको पहचान किया जाए और उनको उनके वंशानुक्रम की भी स्टडी की जाए, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा और समाज के द्वारा, और उसको उचित वातावरण दे करके उसको एक समाज के लिए एक अच्छे प्रतिफल में सहयोग किया जाए तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में क्या होता है तो उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि विकास, नैतिक विकास, इन सभी में भी क्या होता है कि जो है अगर जो बेहतर दशाएं उपलब्ध कराई जाएं तो उसके रिजल्ट, आउटकम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि लगभग हमने कई चीज़ें बताई और उसको आप इंटरलिंक करोगे तो आप सीटेट के प्रश्नों में देखोगे कि इस वाले पार्ट से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपके सोच पर डिपेंड करता है, किस तरीके से आप सोचते हो। यानी अगर सही डायरेक्शन में सोचोगे तो निश्चित ही आपके आंसर सही टिक होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा भटकाव होगा तो निश्चित ही आपके आंसर गड़बड़ होंगे। तो ये सभी चीज़ें जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी क्या होता है कि आप अपने सोच को लगातार बढ़ाएं, प्रश्नों को बार बार अपने आसपास ले आएं और थ्योरीज के जो बुलेट पॉइंट है उसको बार बार दोहराएं, जिससे क्या होगा कि आपको डिजायर्ड आउटकम देखने को मिलेंगे। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जो है हम इस पार्ट को यहीं रोकते हैं और अगले पार्ट्स में हम कुछ नए डायमेंशंस को लेकर के आएंगे। और याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी पार्ट्स को समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चंस दें और ये भी बताएं कि इस पूरे लेक्चर के दौरान कौन सी कमी रह गई है या किस जगह पर सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग से देखिए यही एक शिकायत व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस तो देखते तो हो लेकिन अपने जो है व्यूज जो है या अपने विचारों को आप प्रकट नहीं करते हो, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें किस डायरेक्शन में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक। तो अगर आपका ये योगदान रहेगा तो निश्चित ही आगे आने वाले लेक्चर जो होंगे और अच्छे होंगे और सुधारात्मक तरीके से उसको बेहतर बनाया जाएगा, साथ में क्वेश्चंस और ज़्यादा इम्प्रूव किए जाएंगे। तब तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा और प्रयास करके इस चीज़ों को करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके।